जस्टिन ट्रूडो जब से कनाडा के प्रधानमंत्री बने तभी से ही भारत और कनाडा के बीच संबंधों में तल्खी रही। वजह ट्रूडो का बार बार उमड़ता खालिस्तान प्रेम। खालिस्तान का समर्थन करते करते ट्रूडो आखिरकार उस मुकाम तक पहुंच गए जहां वे खालिस्तान की कठपुतली ही बन गए हैं। खालिस्तान से इस रोमांस को ट्रूडो की चुनावी मजबूरी के रूप में भी देखा जाता है, लेकिन घरेलू राजनीति के लिए भारत जैसे देश के साथ इतना बड़ा टकराव ट्रूडो की इस नाकामी से डिप्लोमेसी के पंडित भी चक्कर में डाल दिया है उन्हें भी। मगर कहानी शुरू करते हैं साल 1947 से, जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ। तभी से ही भारत और कनाडा के बीच राजनयिक रिश्तों की शुरुआत हुई। इस लिहाज से देखें तो भारत और कनाडा के रिश्ते 76 साल पुराने हैं। हालांकि कनाडा में खालिस्तानियों को सरकार का संरक्षण ये कोई नई बात नहीं है। 1984 में खालिस्तान की मांग करने वाले आतंकवादियों ने एयर इंडिया की फ्लाइट को बम धमाके से उड़ा दिया था। इसकी वजह से भी दोनों देशों के रिश्तों में तनाव का दौर आया। उस समय की कनाडा की सरकार भी खालिस्तानी आतंकियों को संरक्षण दे रही थी। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा की यात्रा के बाद दोनों देशों के रिश्ते रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक पहुंचे। उधर चीन की बढ़ती ताकत की वजह से भी कनाडा ने भारत के साथ रिश्ते मजबूत बनाने पर ध्यान दिया। भारत के साथ रिश्ते खराब होने से कनाडा को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि मौजूदा वैश्विक हालात में भारत के कद को देखते हुए उसके पश्चिमी सहयोगी भी भारत के खिलाफ बोलने से हिचकेंगे। साफ है, ट्रूडो का रवैया यही रहा तो कनाडा को आर्थिक मोर्चे पर भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। एक और दिलचस्प बात है, कनाडा में भारतीय मूल के 14 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। यहाँ की 4 करोड़ से कम आबादी में 1.3% लोग पंजाबी बोलते हैं। ट्रूडो इसे अपना वोट बैंक समझते हैं और इसे मजबूत करने के लिए वह बार बार खालिस्तान का समर्थन करते हैं। लेकिन सोमवार को भारत पर सीधे सीधे हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाकर ट्रूडो ने सारी हदें पार कर दी। अब इसके आगे की कहानी हम स्टूडियो में मौजूद जागरण प्राइम के एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराग जी से जानते हैं। सर, सबसे पहला और सबसे अहम सवाल एक ये बनता है कि हम ये बात तो हम समझ गए कि खालिस्तान और खालिस्तानी समर्थकों को कनाडा में कहीं ना कहीं पनाह है, मगर क्या वहाँ की सरकार में खालिस्तानियों का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ चुका है कि प्रधानमंत्री तक, वहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो तक बयान देने पर मजबूर हो जाएं? एक्चुअली खालिस्तानियों का फैक्टर वहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए खाली अगर आप देखें तो सिर्फ खालिस्तानी मुद्दा नहीं है, इसके आसपास चीन का फैक्टर बड़ा काम करता है। वहाँ की जो ISI है पाकिस्तान की, वो उनको प्रवोक करती है कि आप करिए। तो वोट बैंक चीन और पाकिस्तान मिलकर इस कॉकटेल को बहुत बड़ा करते हैं। अगर आप देखने की कोशिश करिए तो 2019 और 21 का जो चुनाव था, वहाँ चीन की सरकार पर यह आरोप लगे कि बीजिंग की सरकार पर कि उन्होंने वहाँ पर चुनाव में दखल देने की कोशिश करी। मामला सामने ही आया है कि टोरंटो के काउंसलेट ने 11 लोगों को वहाँ पर पैसे दिए और इलेक्शंस में एक उम्मीदवार का नाम भी सामने आया, हॉनदोंग का। हॉनदोंग के बारे में ये कहा गया कि उनको चीन एक से लॉबिंग कर रहे थे हॉनदोंग पर। जब ये दबाव बढ़ा तो हॉनदोंग ने अपने पास से इस्तीफा दे दिया, लिबरल पार्टी से वो अपना किनारा कर लिया। लेकिन उसके बाद वो इंडिपेंडेंट MP बन के सामने आ गए। लेकिन उस मामले की जांच दोबारा शुरू हो गई। जांच में भी ये आरोप लगा ट्रूडो पर कि उस जांच के तहत भी ट्रूडो लोगों को गलत सूचना देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद एक जॉनसन साहब के एक अधिकारी थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया। जॉनसन साहब के अधिकारी को सस्पेंड करने के बाद जब कंजर्वेटिव पार्टी ने कहा कि आप किसी अधिकारी को नियुक्त करिए जो इंडिपेंडेंट हो, तो इंडिपेंडेंट अधिकारी की जब नियुक्ति होना शुरू हुई, उसके बाद ही मामला जांच सामने आई। उसमें ये बात सामने आई कि चीन का हस्तक्षेप था, लेकिन उस हस्तक्षेप से चुनाव के जीत में सफलता मिली या नहीं मिली, ये बड़ा मसला है। तो धीमे धीमे जो बाहर के हमारे विदेशी कुछ 7 कंट्री हैं, वो ये चाहते हैं कि भारत में अस्थिरता का माहौल रहे, जिसमें वो कनाडा के खालिस्तानी राग को उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी तक हम खालिस्तान का ही मुद्दा समझ रहे थे, मगर जैसा कि आपने बताया कि खबर यहां तक है कि चीन ने भी कनाडा में 2019 और 2021 में हुए 2 संघीय चुनावों में दखल दिया था। मतलब यानी कि ISI के कनाडा में मौजूद एजेंट्स ने कनाडा में खालिस्तानी ग्रुप के लोगों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग भी की। ये भी एक खबर है। जी। ये मीटिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आया? क्योंकि खबर थी कि खालिस्तान समर्थकों ने वहां पर मीटिंग अटेंड की। जी, सरकार ने कुछ समय पहले अभी कुछ लोगों की लिस्ट जारी करी, कुछ आतंकियों की, जिनके संबंध ये कहे गए ये भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है। कल अरिंदम बागची ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें ये कहा कि कनाडा आतंकियों की ऐशगाह बनते जा रहा है। कनाडा ऐसे कम से कम 20 आतंकियों को शरण दे रहा है जिनका भारत में आतंकी घोषित किए जा सकते हैं। इस लिहाज से अगर हम देखें
तो ये बहुत बड़ा मसला धीमे धीमे बनता जा रहा है। अगर सीक्रेट मीटिंग की बात करें तो ये मीटिंग पन्नू के साथ करी गई है। इस मीटिंग के अंदर एजेंडा रखा गया कि कैसे ISI, पन्नू और अन्य जो कनाडा के समर्थित आतंकवादी संगठन है, कैसे भारत में अस्थिरता का माहौल पैदा करें, कैसे भारत में खालिस्तानी प्रो एजेंडा को वहाँ पर बढ़ाया जाए। ये अच्छा, एक दावा यहाँ तक किया जाता है कि कहीं ना कहीं खालिस्तानियों को जो इतने हथियार वो जमा कर रहे हैं, हमने कुछ समय पहले देखा कि वहाँ से खबरें आती हैं कि हिंदू मंदिरों पर हमला होता है। अगर एक रिपोर्ट की बात करूँ तो हाल ही में 6 ऐसे हिंदू मंदिर चिन्हित किए गए जहाँ पर हमला हुआ कनाडा में कहीं ना कहीं किसी भी तौर पर। तो क्या यह माना जा सकता है कि ISI से ही खालिस्तान को फंडिंग मिलती है, या इसी तरह से और भी एक्टिव हैं जो खालिस्तान को फंडिंग देते हैं? जी, ISI खालिस्तान का मेन सपोर्ट रहा है। खालिस्तान जो देश मतलब कनाडा के बाहर जो भी प्रोटेस्ट करता है, उसमें खालिस्तान लोगों को इकट्ठा करना, उनको मोबिलाइज करना और फंडिंग के काम में करता है। अभी बीते साल की बात है कि पंजाब के एक इलाके में कुछ लोग पकड़े गए, खुफिया एजेंसियों ने उनको पकड़ा। खुफिया एजेंसियों ने उनके साथ मतलब जब उनकी पूछताछ, उनकी इन्वेस्टिगेशन करी गई तो सामने ये आया कि तहरीक तालिबान, लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद से ट्रेनिंग पाकर वो आतंकवादी ISI के मार्फत आ रहे हैं, और ISI उनको पंजाब में अस्थिरता पैदा करने के लिए फंडिंग दे रहा है। उनको वहाँ हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं, उनको चीज़ें। और ये बात आज की नहीं है, ये बात बहुत पुरानी बातचीत है। 1992 के दौर से देखें तो जब कनिष्क हादसा हुआ उससे भी ISI के नाम की पुष्टि हुई थी, क्योंकि एक जिस कमांडर की हत्या हुई थी 1992 में पंजाब के जालंधर में, तो 2 लोगों की हत्या हुई थी, तरविंदर सिंह परमार की और इंतकाब अहमद जिया की। इंतकाब अहमद जिया उस वक्त जो कनिष्क हादसा हुआ था उसका मास्टरमाइंड माना जा रहा था, और तलविंदर सिंह परमार भी उसका मास्टरमाइंड था, यानी खालिस्तान की तरफ से वो और ISI की तरफ से इंतखाब अहमद जिया। तो इनके कनेक्शंस को बहुत पुराना एस्टेब्लिश कनेक्शन है, लेकिन कनाडा की ज़मीन पर वो अधिक पोषित हो रहा है, क्योंकि 1990 के दौर में जब भारत में खालिस्तान आतंकवाद बढ़ा तो पंजाब पुलिस ने जब उस पर रोक लगाई तो यहाँ से उनको खदेड़ा गया। लेकिन इसके बाद कनाडा ने उनके उसको पूंजी दी, उनको रहने की जगह दी, उनको पोषित किया। अगर हम माने कि ये बात तो सामने आ चुकी है कि निज्जर की हत्या हुई, अगर वहाँ की मीडिया रिपोर्ट्स की देखें तो ये भी सामने आया है कि गैंग वार में हत्या हुई है, और कानून व्यवस्था की बात करके वहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर आरोप लगाया। उन्होंने साफ कहा कि कानून व्यवस्था का वो खास ध्यान रखते हैं, मगर उन्हीं के घर में गैंगवार इतना बढ़ चुका है कि मैं शहर का नाम भूल रहा हूँ, शायद सर्रे शहर में हत्या हुई। वहाँ पर सरेआम हत्या कर दी जाती है, लगातार गैंग वॉर की खबरें सामने आती है। तो कनाडा में कहीं ना कहीं गैंग वॉर बढ़ता जा रहा है और वो उससे बेकाबू है हालात, इसीलिए वो शायद आरोप और बयानबाजी कर रहे हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा? जी, अगर बात आपकी बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूँ। पॉइंट अगर देखें तो कनाडा में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन कुछ ट्रूडो संभाल नहीं पा रहे हैं। अगर आप देखें तो पन्नू का बयान जब कुछ समय पहले आया, वो कहता है कि काउंसलेट की हम हत्या कर देंगे, काउंसलर्स के नाम स्पेशली अनाउंस किए जाते हैं कि उनका, तो कहीं वो रोक नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को। अगर अभी ये लास्ट हालिया प्रकरण देखें तो गोल्डी बराड़ खुद अपनी जिम्मेदारी ले रहा है उस चीज़ की, और उसको लेने की, वहाँ श्रेय लेने की होड़ लगेगी, हमने इसको मारा, इसके साथ हत्या करी है। तो अगर आप निज्जर की बात भी देखें तो कई कैनेडियन मीडिया में कहा भी गया कि निज्जर की हत्या में भारत का रोल नहीं है, वहाँ पर वो गैंगवार के हादसे से ही रोल है, क्योंकि उसमें जो व्यक्ति है वो गाड़ी से भाग के जा रहा है, मारने के बाद वो एक लोकल गाड़ी में जा रहा है। तो कनाडा अपने अंदर के गैंगवार को नहीं कर पा रहा, और गैंगवार को ISI ने इसलिए पोषित किया कि हम उसका एक फार्मूला था, एक पूरा मॉड्यूल बनाया गया था कि गैंगवार से जो भारत के अंदर या भारत का समर्थन करने वाले देशों में छोटे छोटे गैंग बनाएंगे, उन गैंगों को सुपारी दी जाएगी और वहाँ उनसे अस्थिरता का माहौल पैदा कराया जाएगा। लेकिन जो कनाडा ने दूसरे के लिए बीज बोए थे वही उसके लिए मुश्किल बनते जा रहे हैं, वही गैंगवार कनाडा के लिए। अगर हम जस्टिन ट्रूडो के पिता का जिक्र करें, पियर ट्रूडो, उन्हीं की समय में जब उनकी सरकार थी तब पहली बार ये बात सामने आई कि कनाडा में खालिस्तानियों को समर्थन कहीं ना कहीं मिलता है। तो ये बात कहना तो शायद गलत नहीं होगी कि जस्टिन ट्रूडो को विरासत में खालिस्तान प्रेम मिला है। कनिष्क हादसे के समय बिल्कुल सबको जाहिर था, इंदिरा गांधी ने जब उनसे बातचीत करी कि आप हमको तलविंदर सिंह परमार को दे दीजिए, तो उन्होंने कॉमनवेल्थ राष्ट्र होने का हवाला दिया, उन्होंने सौंपा नहीं, उन्होंने तमाम हवाले देकर नहीं सौंपा, जबकि उस समय से ही कनाडा की धरती पर पोषित होने लगा था आतंकवाद। लेकिन पियरे की ही अवधारणा को लेकर ही उनके बेटे आगे बढ़ते हैं, और इस दौर में लिबरल पार्टी के तमाम लोगों ने इस अवधारणा को ही माना है, क्योंकि सिख वहाँ एक बड़ा वोट बैंक बनता गया है। अलगाववादियों का एक जो वोट बैंक है
उसको समर्थन दिया। जब भी वो भारत में आते रहे, 2007 का एक मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है लिबरल पार्टी का ही, कि जिस सरे शहर की आपने बात करी गैंगवार होने की, उस सरे शहर के ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर ही एक पूरा जुलूस निकाला गया। उसमें जुलूस में ये जो परमार की जो फोटो है उसको फूलों से लाद कर पूरा ले गए, उसके नारेबाजी करी गई उसके पक्ष में। तो ऐसा माहौल नहीं था। पीरे के बाद इस थ्योरी को तमाम लोग अपनाते गए। ट्रूडो भी भी अपनाया, उनके पहले के पूर्ववर्ती लोगों ने भी अपनाया। कंजर्वेटिव पार्टी ने इसका विरोध लगातार किया। एक उनके हेल्थ मिनिस्टर रहे थे उज्जवल दोसांझ ने जब इस बात का विरोध करना शुरू किया, तो जब अपने ऑफिस से वो बाहर निकल रहे थे, आप घटना समझिए 2018 के पहले की बात है, उनके सर पर इतने वार किए गए दोसांझ के सर पे कि उनको 84 टांके लगाए गए। तो अलगाववादियों का जो एक खौफ है वो बढ़ता जा रहा है। इसी वजह है कि वहाँ के एक सांसद को, हिंदू सांसद को बयान देना पड़ता है कि आप इसी को समझने की कोशिश करिए, लोग उससे उकसाइए मत, लोगों से कुछ दिक्कत हो तो लॉ अथॉरिटी के पास जाइए। यानी वहाँ के जो राजनीतिक हलके हैं वो भी ये मान रहे हैं कि कनाडा में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। अगर कनाडा की राजनीतिक हालातों की अगर हम बात करें तो सिख इस पर कितना ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि हमने हाल ही में कल एक बयान देखा, उसमें कहा गया कि जितने भी गुरुद्वारों से फंडिंग आती है वो सीधे सीधे ट्रूडो की पार्टी को समर्थन देती है। जी, कनाडा में चूंकि जैसे कि पूरे देश में है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होती है, यहाँ पर कनाडा के अंदर भी 200 गुरुद्वारे हैं, वहाँ पर भी एक प्रबंधक कमेटी पूरी बनाई गई है, जो कि का चुनाव होता है। उन चुनावों से सिख बैंक को, जो वोट बैंक है, उसको मोबिलाइज कर लिया जाता है। तो जिस भी पार्टी को वो वोट बैंक चाहिए उसको उस गुरुद्वारे और उस प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। तो इसी प्रक्रिया में जो कि गुरमीत सिंह को उनका सपोर्ट है एनडीपी का, तो वो एक छोटा सा प्रकरण भी है। लेकिन सिख धीमे धीमे पावर पॉलिटिक्स का वहाँ हिस्सा बनते जा रहे हैं। 18 लाख की वहाँ पे आबादी हो चुकी है उस पूरे कनाडा में। लेकिन सिख एक उभरता हुआ ग्रुप है। हर आदमी को लग रहा है कि भविष्य का वोट बैंक भी सिख है और वर्तमान का वोट बैंक तो है ही सिख। उसको मैनेज करने के लिए पूरी कोशिश करी जा रही है। इसीलिए इस गुरुद्वारा जो है वहाँ से फंडिंग के जरिए भी हैं, क्योंकि निज्जर हो, तलविंदर सिंह परमार हो, दशमेश गुरुद्वारे पर उनकी फोटो भी लगती है, निज्जर की भी एज ए शहीद फोटो लगाई जाती है। तो एक धर्म के नाम पर एक मोबिलाइज करने का तरीका भी कनाडा ने किया है। ट्रूडो जो हैं वो लगातार इस मामले पर बैकफुट पर हैं, क्योंकि वहाँ की मीडिया लगातार उनसे सवाल कर रही है और वो सबूत नहीं दे पा रहे। कल भी हमने देखा जब ट्रूडो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि सबूत, तो वो उस बात को कहीं ना कहीं पलटते नजर आए। तो क्या ये माना जा सकता है कि अब ट्रूडो पूरी तरह से इस मामले पर बैकफुट पर आएंगे, या फिर वो खालिस्तान प्रेम में इतने ज़्यादा मग्न हो गए हैं कि वो इस मामले पर बैकफुट पर नहीं आ सकता है? ट्रूडो अपने बयान पर पहले से ही बैकफुट पे थे। जिस दिन उन्होंने बयान दिया भी, उस दिन भी उनकी भाषा, बॉडी लैंग्वेज उस तरह की नहीं थी। उनके बयान में भी एलिगेशन के बेस पर था, उन्होंने सबूत का जिक्र कहीं किया नहीं। अपने भाषण में उन्हें एलिगेशन का जिक्र किया। तो ट्रूडो के बयान में पहले ही कॉन्फिडेंस नहीं था। उन्होंने कहा हम एलिगेशन के बेस पर भारत पे जांच कर रहे हैं। यानी ट्रूडो को पहले ही भरोसा नहीं था कि अपने बयान पर क्या होगा। ट्रूडो से जब 2-3 ऐसे रिपोर्टरों ने लगातार उनसे पूछने की कोशिश करी अलग अलग हिस्सों में, ट्रूडो के पास कोई आंसर नहीं था। उस सवाल का जवाब डाल गए। ट्रूडो अगर बैकफुट पे नहीं होता तो ट्रूडो ये आंसर नहीं देता कि मैंने ये बयान उकसाने के लिए भारत को नहीं दिया, हम भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं या भारत के साथ अपने संबंधों को खराब नहीं करना चाहते। तो इस पूरे प्रकरण में ये दिखता है कि ट्रूडो अपने बयान के समय से ही बैकफुट पर थे, और ये बयान किसी मजबूरी बोलिए या उनकी पार्टी को बचाने की तरकीब सोचिए। लेकिन इस बयान को चूंकि भारत में जब वो आए तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बड़े कड़े लहजे में कहा था कि आतंकवाद को हम पोषित नहीं होने देंगे आपकी जमीन से। उसके बावजूद ट्रूडो का वहां जाकर अपनी संसद में बयान देना और उस बयान का कोई आधार नहीं होना, ये ट्रूडो की मजबूरी पेश करता है। और ये मजबूरी दिखा रहा है कि ट्रूडो कॉन्फिडेंस में नहीं है, सिर्फ वो एक बिना अनाप शनाप कुछ बयान दे रहे हैं। एक हमने भारत सरकार की एडवाइजरी भी देखी हाल ही के दिनों में, शायद परसों भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की जिसमें कनाडा में यात्रा करने वालों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया। वहाँ रहने वाले स्टूडेंट जो हैं खासकर, उनको भी पहले से ज़्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा गया। तो क्या हालात बिगड़ सकते हैं और ऐसे में स्टूडेंट्स को वहाँ से वापस आना चाहिए या वहाँ पर सावधानी उन्हें बरतने की ज़रूरत है? इस पर क्या कुछ है अपडेट? मुझे लगता है कि एमईए इस बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से लगातार हालात पर नज़र रखे हुए। एमईए ने वहाँ पर भी कहा कि अपने कुछ ऑफिस स्टाफ को कम किया, यहाँ वीज़ा रद्द किया। तो मुझे लगता है कि इस पर अभी कोई टिप्पणी करना बहुत उचित नहीं होगा। मुझे लगता है एमईए का इस पर बयान आएगा और एमईए लगातार हालात पे हर घंटे नज़र रख रहा है। माना जा रहा है कि बार बार रिपोर्ट्स आ रही हैं और हर घंटे अपडेट हो रहा है। तो अभी फिलहाल इतने बुरे हालातों की स्थिति होगी। कनाडा ऑलरेडी बैकफुट पे, भारत ने बहुत कड़ा रुख जिस तरह का अख्तियार किया है, मुझे हालात बहुत बिल्कुल नया भारत है, जवाब देना जानता है। ये बात कनाडा भी शायद बहुत अच्छे से समझता है और इसीलिए वो बयानबाजी से अब बच रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा ट्रूडो ने बयान दिया, फिर वो अपने बयान से कहीं ना कहीं बचते नजर आए। हाल ही में जो उन्होंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भारत का जिक्र किया, मगर थोड़ा नर्म लहजा रहा,
क्योंकि हम डिप्लोमेसी में अक्सर देखते हैं कि टिट फॉर टैट की डिप्लोमेसी होती है। पहले कनाडा की तरफ से भारत के एक डिप्लोमेट को निष्कासित किया गया, भारत की तरफ से कनाडा के डिप्लोमेट को, निष्कासन तो नहीं कहेंगे, एक टर्म होती है, यानी कि देश से बाहर जाने के लिए 5 दिन में कह दिया गया। अब भारत की तरफ से कनाडा के जो आने वाले हैं भारत में, उनका वीज़ा रद्द कर दिया गया। अब ये माना जा सकता है कि कनाडा भी इंडिया के टूरिस्ट के लिए ये वीज़ा रद्द कर सकता है, या फिर कनाडा ऐसा कदम नहीं उठाएगा? कनाडा अपने बयान के पहले दिन से बाद से बैकफुट पे जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उसके इस बयान को उसके सबसे घोर समर्थित चीन से भी बहुत ज़्यादा सहायता नहीं मिली। धीमे धीमे कनाडा को जहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया की बात हम करें या ब्रिटेन की बात करें या अमेरिका की बात करें, जहाँ पर एक सिख आबादी है वहाँ से भी समर्थन मिलता दिखाई नहीं दे रहा। तो ट्रूडो अपने जाल में ही फंस गए हैं। और सेकंड पॉइंट ये भी दिखता है कि ट्रूडो अपने देश में भी एक ऐसा माहौल पैदा नहीं करना चाहते कि उनकी जो सिख आबादी है, क्योंकि सारी आबादी खालिस्तान का समर्थन नहीं कर रही है, वहाँ पर एक बहुसंख्यक सिख आबादी है जो भारत से प्रेम करती है, लेकिन उस आबादी का भी समर्थन ट्रूडो खोना नहीं चाहते। तो ट्रूडो एक दुधारी तलवार वाली स्थिति में फंस चुके हैं कि जहाँ पर वो ना इस तरफ जा सकते हैं ना इस तरफ जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रूडो बहुत कोई हार्ड स्टेप लेने की कंडीशन में खड़े हुए हैं। ट्रूडो के पास सिर्फ बार्गेनिंग की स्थिति है और वो सिर्फ भारत से रिक्वेस्ट की कंडीशन में अगर खड़े होंगे, उनके पास भारत से कोई चारा नहीं है खुद का हार्ड स्टेप लेने का। 2025 में कनाडा में चुनाव होना है, यानी कि अगला चुनाव 2025 में होगा, तब तक प्रधानमंत्री ट्रूडो ही रहेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको बताते हैं, उस रिपोर्ट को हम ग्राफिक्स के जरिए स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करेंगे। इस रिपोर्ट में ग्लोबल न्यूज़ के लिए ISBO ने एक सर्वे किया, जिसमें सामने आया कि कनाडा के लोग विपक्षी नेता पियरे पोलिवेरे के PM के लिए सबसे ज़्यादा उम्मीदवार, सबसे अच्छे उम्मीदवार के रूप में देखते हैं। सर्वे में 39% लोगों ने उन्हें PM पद के लिए योग्य माना, जबकि ट्रूडो के पक्ष में सिर्फ 30% वोट हैं। आने वाले दिनों में अगर कनाडा में सरकार बदलती है तो भारत और कनाडा के बीच विवाद अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्या है कहा जा सकता है, क्योंकि अगर ट्रूडो प्रधानमंत्री पद से हटते हैं तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि पियरे पोलिवेरे ने भी साफ तौर पर कहा, जो वहाँ के विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं भारत का समर्थन करते हुए कहा कि अगर वो सबूत हैं उनके पास तो वो सबूत पेश करें, ऐसे बेबुनियाद बयान देने से कोई मतलब नहीं है। तो क्या माना जा सकता है कि अगर कोई और प्रधानमंत्री बनता है या सरकार बदलती है तो भारत और कनाडा के रिश्ते फिर एक बार मजबूत दौर में आ सकते हैं? डिप्लोमेसी में ना कोई भी चीज़ कभी नकारी पूरी तरह जाती नहीं है। अगर डिप्लोमेसी के आप लिहाज से देखें तो अभी जो कंजर्वेटिव पार्टी है, अमूमन जो कनाडा है वो अमेरिका का एक बहुत करीबी मुल्क माना जाता है। हिंद महासागर की भी मीटिंग होने वाली भी है, जिसमें व्यापारिक बातों पर बातचीत होगी। जब ट्रूडो इंडिया भी आए तो ये उम्मीद करी जा रही थी ट्रूडो शायद बदले हुए ट्रूडो होंगे। उनका जो ट्रीटमेंट दिया गया वो बहुत बेहतर तरीके से उनको दिया गया, वो एक दिन एक्स्ट्रा रुके भी यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि भारत से कोई व्यापारिक रिश्ते मतलब खराब करने की कोशिश ट्रूडो करना चाहते हैं। और आने वाली सरकारें, भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और भारत इस वक्त दुनिया का सबसे उभरता हुआ राष्ट्र भी बन चुका है, क्योंकि अमेरिका से भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हो चुके हैं। तो अमेरिका भी कनाडा का खुल के समर्थन अब उस तरह कर नहीं सकता जिस तरह से पहले करता रहा था। तो मौजूदा स्थिति में भारत जो है वो प्लस स्थिति में हमेशा है। कोई भी PM वहाँ पर आएगा उसे भारत के साथ बेहतर संबंध रखने ही पड़ेंगे, ये उसकी सबसे बड़ी मजबूरी कहिए तो। लेकिन हाँ, खालिस्तानी जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं धीमे धीमे इतनी आसान नहीं होने वाला है। इसलिए आपको किसी भी PM को एक बहुत दृढ़ इच्छा रखनी पड़ेगी कनाडा के उसको ख़त्म करने के लिए अपनी ज़मीन से, क्योंकि वो एक वोट बैंक है। तो किसी पार्टी में वोट बैंक कभी ख़त्म करना इतना आसान काम होता नहीं किसी भी PM के लिए। कंजर्वेटिव के बेटे हालांकि इस मामले में बड़े सख्त माने जा रहे हैं, लेकिन क्या वो भारत से संबंध सुधारने के लिए इसके लिए क्या स्टेप लेंगे ये अभी कुछ कह, क्योंकि ना उन्होंने अपनी बातचीत पियरे ने भी कभी कहा भी नहीं कि मैं अगर आऊँगा तो मैं खालिस्तान को ख़त्म कर दूंगा या मैं इसके एंटी खालिस्तान मूवमेंट के लिए क्या एक्शन लूँगा। तो वो बात सामने आई नहीं है। तो अभी ये पूरी तरह कहना कि अगर पियरे आते हैं तो भारत से संबंध तो ट्रूडो भी चाह रहे हैं बेहतर रहे, लेकिन पियरे कहने से कितना मूवमेंट में बदलाव आएगा? क्या एंटी खालिस्तान मूवमेंट पर कोई वो प्रहार करेंगे कड़ा, या भारत को उसमें कोई मौका देंगे? जो 20 आतंकी भारत ने बोले हैं या 43 लिस्ट बोली है उनको सौंपेंगे, क्योंकि भारत आज कंप्रोमाइज़ के मूड में दिख नहीं रहा है। भारत ने क्लियर कह दिया कि हमको 43 आतंकी हैं, ये चाहिए, ये आपके आतंकी हैं। तो क्या पियरे वो इतना हार्ड स्टेप ले पाएंगे? क्या उससे कि कम्युनिटी का गुस्सा संभाल पाएंगे? ये बड़ा सवाल हमेशा पियरे के लिए रहेगा। एक बड़ा दिलचस्प वाकया मुझे याद आ रहा है, 2015 की बात है, जब जस्टिन ट्रूडो साल 2015 में पहली बार कनाडा के PM बने तो उन्होंने एक मजाकिया लहजे में कहा था कि भारत की मोदी सरकार से ज़्यादा उनकी कैबिनेट में सिख मंत्री हैं। उस समय ट्रूडो ने कैबिनेट में 4 सिखों को शामिल किया था। ये कनाडा की रणनीति के लिए इतिहास में पहली बार हुआ था। एक वो दौर है, एक आज का दौर है, एक बीच में हमने कोविड का दौर भी देखा।
उस समय जब कनाडा को वैक्सीन की ज़रूरत थी, कनाडा में कोविड बहुत पीक पर था, उस समय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना देर किए कनाडा को वैक्सीन भेजी। एक वो दौर था और एक आज का दौर है। दोनों के रिश्तों में कितना, उस समय के अगर हम रिश्तों की बात करें और अभी के दौर के रिश्तों की बात करें, तो क्या हम मान सकते हैं कि वापस कितना समय लगेगा उन रिश्तों को वापस बनने में, या फिर मजबूती के साथ उसी स्टैंड पर वैश्विक स्तर पर भारत और कनाडा साथ में खड़े होंगे? भारत कनाडा के रिश्ते अभी से खराब नहीं हो रहे। 2017 से भारत के रिश्ते में तल्खी आना शुरू हो गई थी, जब ट्रूडो ने यहाँ पर आकर खालिस्तान व्यक्ति से मीटिंग करी थी, खालिस्तानी आतंकवादी से मीटिंग करी थी। तो ये रिश्ते 2017 से खराब होते होते आज इस कंडीशन में पहुँच गए। भारत ने, जो कि एक पड़ोसी होने का एक मैत्री संबंध निभाते हुए अपने G20 देशों का कनाडा को वैक्सीन दी थी। भारत ने तमाम ऐसे देशों को वैक्सीन की मदद मुहैया कराई थी जिनसे उनके संबंध भारत के सही नहीं भी थे। तो मुझे नहीं लगता कि ये संबंध आज से खराब हुए हैं, टाइम लगना लाजमी है। और भारत की कुछ शर्तें हैं, खासकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। भारत नहीं चाहता कि उसके देश में कोई स्थिरता पैदा करे और कोई एक नया मूवमेंट खड़ा करे। 1990 में खालिस्तान मूवमेंट को ख़त्म किया गया। तो अब भारत ये चाहेगा कि कनाडा अपनी ज़मीन से आतंकवाद को पोषित करना बंद करे, जो ये तभी संभव है जब कनाडा इस बारे में कोई अपना सख्त बयान दे, क्योंकि कनाडा ISI की गोद में भी खेल रहा है, चीन की गोद में भी खेल रहा है। तो कनाडा को ये समझना होगा, ये उसके लिए चेतावनी है भारत सरकार की, जिसमें वो ये चीज़ समझे कि अपने यहाँ से आतंकवाद को पोषित करना खत्म करे। बिल्कुल, तभी संबंध भारत के बेहतर हो सकते हैं आने वाले दौर पर, ऐसा लगता है। यानी कि भारत सरकार की तरफ से सख्त चेतावनी है ट्रूडो को भी और कनाडा को भी कि खालिस्तानी रोमांस कम करना होगा। एक और बहुत दिलचस्प बात है, साल 2019 का समय था, उस समय कनाडा में पहले चुनाव कराए गए। ट्रूडो की लिबरल पार्टी की 20 सीटें कम हो गई, लेकिन इसी चुनाव में जगमीत सिंह के नेतृत्व वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी को 24 सीटें मिली थी। रिपोर्ट के मुताबिक जगमीत सिंह पार्टी के नेता बनने से पहले खालिस्तान की रैलियों में शामिल होते थे। ट्रूडो एक ऐसी सरकार चला रहे हैं जिससे बहुमत नहीं है, लेकिन जगमीत सिंह का समर्थन हासिल है। राजनीति में बने रहने के लिए ट्रूडो को जगमीत सिंह की ज़रूरत है। यानी कि एक बात साफ है कि ट्रूडो के खालिस्तानी रोमांस पर फिलहाल के लिए ब्रेक नहीं लगने वाला। अगर फिर भी आपके किसी भी तरह के सवाल हों इस खबर से रिलेटेड, या इस खबर को लेकर, या फिर जस्टिन ट्रूडो को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए जागरण प्राइम और दैनिक जागरण के पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब भी कर दें। नमस्कार।